हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 10 सितंबर का फर्स्ट एडिटोरियल कैचिंग अप। आज लाइट नहीं होने के कारण इस तरह सेशन हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज तो हम बोर्ड पर ही डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये आर्टिकल जो है कैचअप, पहले तो कैचअप का मतलब समझ लीजिए। कैचअप का मतलब होता है रीच सेम स्टैंडर्ड। क्या मतलब है? रीच सेम स्टैंडर्ड। कोई व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी स्तर पर है तो उसी स्तर पर पहुंचना उसे कहते हैं कैचअप। या फिर बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है आपकी तो फिर मिलना कैचअप कहलाता है। तो यहाँ तो सेम स्टैंडर्ड पर पहुंचना कैचअप कहलाएगा। ठीक है, तो सेम स्टैंडर्ड पर पहुंचना। ऑन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, किसको लेकर लिखा गया है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर का मतलब है जो वस्त्र उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, उसके लिए एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है। इंसेंटिव समझते हो? प्रोत्साहन होता है, एनकरेजमेंट होता है। तो इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, लेकिन वो आधारित है प्रोडक्शन पर, कि उसके लिए शर्तें रख दी, कितना प्रोडक्शन करोगे तो ही वो इंसेंटिव मिलेगा, वरना इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो आर्थिक एक आर्टिकल है ये। और सेशन स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं आपको मैं कि आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ ग्रामर का कोर्स मिलेगा आपको, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच मिलेगा, कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच मिलेगा। जल्द ही वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का बैच लॉन्च कर दिया जाएगा। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें आप। बहुत सारे बैचेज अभी अवेलेबल हैं और आने वाले टाइम पर आगे आगे अपडेट होते जाएंगे। एक बात और, टेलीग्राम चैनल का नाम भी आशीष क्लासेस है, वहाँ पर भी जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर हर संडे आपको एक न्यूज़पेपर लाइफ एक्सप्रेस द संडे बुलेटिन दिया जाता है वहाँ पे, और उस न्यूज़पेपर के थ्रू आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट हो जाएं। तो ये आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, द सक्सेस ऑफ द PLI। अब ये PLI का मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। ठीक है, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ इंसेंटिव। तो जो सफलता है किसकी? इस PLI की। इज लाइकली टू का मतलब संभावना होना, सक्सेस की वर्ब ये है, इसकी संभावना है। हिंज ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। जहां पर भी डिपेंड का अर्थ देता है वर्ड, वहां पे ऑन लगा देते हैं, तो हिंज में ऑन है, निर्भर होना। तो इसकी संभावना है कि निर्भर होगा कि हाउ एंटरप्रेन्योर्स। अब देखो, एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है कोई भी उद्यमी कह दीजिए, कोई व्यवसायी कह दीजिए जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो कैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वे का मतलब होता है कंसीडर या थिंक, कैसे वो सोचते हैं। द रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन का मतलब समीकरण, रिस्क का मतलब खतरा, रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कार। तो जो सफलता है इस PLI की, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट की, उसकी संभावना है कि निर्भर होगा किस चीज़ पर, कि कैसे जो व्यवसायी हैं वो रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन को लेते हैं, किस प्रकार से ये इसके बारे में सोचते हैं, उस पर डिपेंड करेगा इसकी सफलता। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे सक्सेस सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब तो इज हो गई। फिर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब वे है। हिंज ऑन का निर्भर होना है, वे का कंसीडर करना है, लाइकली टू का संभावना होना है, PLI नाउन है इसलिए देखो द का प्रयोग इससे पहले है। आगे देखिए, द कैबिनेट्स अप्रूवल ऑफ ए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो कैबिनेट मंत्रिमंडल को बोलते हैं, तो मंत्रिमंडल की जो सहमति है किसके बारे में? इस स्कीम के बारे में, जिसे आप PLI कह सकते हो शॉर्ट में। किस लिए? फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर, वस्त्र उद्योग के लिए। दैट इज एक्सप्रेसली, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है। तो ये वो सेक्टर है जो एक्सप्रेसली के दो मतलब निकलते हैं। एक तो होता है विशेष रूप से, स्पेसिफिकली, स्पेशली। एक इसका मतलब होता है क्लियरली, है ना। तो चाहे स्पष्ट रूप से कहें या विशेष रूप से कहें। तो ये जो स्कीम है, अब ये एक्चुअली टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नहीं भी, ये जो स्कीम है ये इसके लिए है। ये जो स्कीम है ये एक्सप्रेसली टारगेटेड है, मतलब स्पष्ट रूप से या विशेष रूप से इसका लक्ष्य क्या है, ये किसको टारगेट करके बनाई गई है स्कीम। ये बनाई गई है मैन मेड फाइबर, इसको MMF कहा गया है। फाइबर का मतलब रेशा कह सकते हो, फाइबर का मतलब आप क्या कहें, जैसे कि देखो वस्त्र बनते हैं तो उसमें ऊन से, वूवन क्लॉथ्स नहीं बनते, जैसे हम कपड़े बनाते हैं, स्वेटर बना दिया, या फिर ऊन के कपड़े बनते हैं तो वूवन ऊन से बनते हुए ना, तो उसको फाइबर कहा गया है। अब सिंथेटिक फाइबर भी होता है ना।
मैन मेड फाइबर है। तो इस प्रकार के फाइबर्स के रूप होते हैं। कुछ तो ये मैन मेड फाइबर है, मानव निर्मित फाइबर है। तो कह रहा है कि इसका टारगेट है मैन मेड फाइबर MMF एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? ये एक्चुअली एस्थेटिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता। कुछ कपड़े तो इसलिए कि सुंदर दिखें, हम लोग पहनते हैं कपड़ों को। कुछ कपड़े बनते हैं इंडस्ट्री विशेष के लिए। जो डॉक्टर है वो अगर ग्लव्स पहनेगा तो वो ग्लव्स इसलिए नहीं कि भी रूटीन का वो हिस्सा है, वो इसलिए कि कभी जब से डॉक्टर हॉस्पिटल में है तो वो ग्लव्स पहन के रखेगा, है ना। ऐसे ही कोई मजदूर है तो वो देखते हैं कई बार मजदूरी का काम करते समय कपड़े अलग से पहनता है। तो वो जो कपड़े हैं ना वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स की श्रेणी में आते हैं। सेगमेंट्स का मतलब भाग होता है, क्षेत्र कह सकते हो। इज अ बिलेटेड एक्नोलेजमेंट। अब ये इज जो है ना वो अप्रूवल के लिए आ रहा है। ये अप्रूवल यहाँ रह गया, इस अप्रूवल के लिए जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कैबिनेट का अप्रूवल है ये एक बिलेटेड एक्नोलेजमेंट है। कभी आप फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप पे बर्थडे विश करते हो और जिस दिन बर्थडे था उस दिन आप बिजी थे, नहीं कर पाए, अगले दिन कर दिया, 2 दिन बाद में कर दिया, तो आप क्या लिखते हो? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसका मतलब देरी से, ठीक है। तो देरी से ये एक स्वीकृति है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब एडमिटेंस है, स्वीकृति है। गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या स्वीकृति है? दैट कंजंक्शन है कि द ग्राउंड हैज़ इनएक्सोरेबली शिफ्टेड। ग्राउंड का जमीन, अब यहाँ पे स्थिति से मान लो, कंडीशन से मान लो। इनएक्सोरेबली का मतलब रिलेंटलेस है। देखो ये जो वर्ड दे रखा है ना, ये मीनिंग देगा इसका, रिलेंटलेसली। इनएक्सोरेबली एडवर्ब है, इसका मतलब जिसको रोका नहीं जा सके, जो कंटिन्यूअसली चल रहा है। शिफ्टेड का मतलब क्या हो गया? इसका इनएविटेबली भी कह सकते हो भाई, इनएविटेबली, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? रिलेंटलेसली। तो ये इससे बचा नहीं जा सकता। ये ग्राउंड जो है वो चेंज हो गया है, शिफ्ट हो चुका है इन द ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड। किसमें? वैश्विक जो वस्त्र व्यापार है उसका जो ग्राउंड है, उसकी स्थितियां हैं वो चेंज हो गई है। एक बार फिर समझते हैं। देखो सीधी सीधी गणित तो ये है इसमें कि कैबिनेट अप्रूवल दे रखा है कि कैबिनेट का अप्रूवल है इस स्कीम का। ये अप्रूवल ये कहलाता, ये बताता है कि भाई देरी से ही सही लेकिन सरकार ने स्वीकार कर लिया है। क्या स्वीकार कर लिया है? कि जो स्थिति है वो चेंज हो गई है, ठीक है। और इनएक्सोरेबली का मतलब इनएविटेबली, कि इसको रोक भी नहीं सकते आप, इस तरह से चेंज हो गई है। किसमें? ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में, वैश्विक जो वस्त्र व्यापार है उसमें। अब ये स्कीम के बारे में बताने लग गया बीच में। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? ये स्कीम विशेष रूप से MMF को आधार मान के बनाई गई है और टेक्निकल टेक्सटाइल जो सेगमेंट्स है उसको आधार मान के बनाई गई है। ये सीधी सी बात हुई। तो देखो दो चीज़ें आई इसके अंदर, एक तो कैबिनेट अप्रूवल आया तो उसकी वर्ब तो इज है, फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस PLI के लिए आ रहा है तो इसकी वर्ब इज है। एक्सप्रेसली यहाँ पे एडवर्ब दे रखा है। एक्नॉलेजमेंट नाउन है जिसका मतलब स्वीकृति है, एडमिटेंस है। फिर ये ग्राउंड सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब यहाँ पे हैज़ दे रखा है। इनएक्सोरेबली एडवर्ब है, इसका मतलब रिलेंटलेसली या इनएविटेबली कह सकते हो। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एक वर्ड जो टेक्सटाइल दे रखा है बार बार में, इसके बारे में बता दूँ कि कोई भी कपड़ा, चाहे वो टेक्निकल टेक्सटाइल हो, चाहे हम लोग कपड़े पहनते हैं रूटीन में, एक तो वूवन जो क्लॉथ्स होते हैं ना, जो ऊन से बनते हैं, अलग अलग रेशों से बनते हैं, उनको बोला जाता है, ठीक है। कृत्रिम रेशे होते हैं, तो उनसे बने वाले क्लॉथ्स जो होते हैं टेक्सटाइल कहते हैं। चाहे मशीन से बने, चाहे मानव निर्मित हो, हम हाथ से बनाएं, उन कपड़ों को बोलते हैं टेक्सटाइल। अब एक वर्ड होता है क्लोथिंग, CLOTHING। अब क्लोथिंग उसी को बोलेंगे जो कपड़े सेल के लिए मार्केट में उपलब्ध होते हैं। कई बार शॉप पे जाते हैं आप तो कपड़े खरीदने जाते हैं, तो वो जो कपड़े बिक्री के लिए उपलब्ध हैं उसको बोलते हैं, या फिर जो कपड़े हम पहनते हैं उसको क्लोथिंग बोलते हैं। अब ये अलग अलग ओकेज़न के लिए बनाई जाती है क्लोथिंग। जैसे विंटर क्लोथिंग कह सकते हो, है ना, समर क्लोथिंग कह सकते हो। गर्मियों के अलग कपड़े होते हैं, सर्दियों के अलग कपड़े होते हैं, बारिश के टाइम के अलग कपड़े होते हैं, वो क्लोथिंग है। एक वर्ड होता है एपरल, APPAREL। ये भी कपड़े होते हैं। अब ये कपड़े कैसे? ये विशेष व्यक्ति को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। जैसे कि विमेंस एपरल, कई बार आप देखोगे शॉप पे जाके तो वहाँ लिखा होगा मेंस एपरल, है ना, या विमेंस एपरल या चिल्ड्रंस एपरल, मतलब बच्चों के कपड़े हैं, महिलाओं के हैं, पुरुषों के हैं, ठीक है। इस प्रकार जो होता है ना स्पोर्ट्स एपरल, खेलकूद के लिए बनाए गए हैं, तो वो अलग अलग कैटेगरी वाइज बनाए जाते हैं, उसको एपरल बोलते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखिएगा इन वस्त्रों का। आगे देखिए, अ रिलेंटलेस शिफ्ट। रिलेंटलेस का मतलब नॉन स्टॉप होता है। रिलेंटलेस एडजेक्टिव है, शिफ्ट नाउन है। तो एक
जो नॉन स्टॉप शिफ्ट है, एक ऐसा बदलाव जो लगातार हो रहा है इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, किसमें, उपभोक्ताओं की पसंद में। प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंद, कि पहले कुछ पसंद करते थे उपभोक्ता, आज कुछ अलग पसंद। कंज्यूमर का मतलब हम लोग हो गए, है ना। तो हम लोगों की पसंद लगातार चेंज हो रही है। पहले के टाइम पे हम कपड़े कुछ और पहनते थे। फेसबुक से फ़ोटो आप देख लीजिए 3-4 साल पहले की, पहले के कपड़े और आज के कपड़ों में अंतर आ गया होगा। आपको लगने लग गया होगा कि आज तो मैं बड़ा फैशनेबल हो गया हूँ, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे क्या फैशन है, क्या ट्रेंड है। तो रिलेंटलेस शिफ्ट आ गया है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में एंड फैशन ट्रेंड्स, और फैशन का जो ट्रेंड है उसमें चेंज आ गया है। तो ये जो शिफ्ट है ना, 100 MMF सरफास, इसने क्या देखा है, इस शिफ्ट ने, इसने देखा है कि जो मैन मेड फाइबर है, जो मानव निर्मित फाइबर है, सरपास, ये आगे निकल गया है। सरपास का मतलब क्या होता है, आगे निकल जाना। इसके लिए एक वर्ब होता है आउटडू, इसके लिए एक और वर्ड ले सकते हो एक्लिप्स, ECLIPSE, एक्लिप्स। कॉटन, तो ये कॉटन से आगे निकल गया है। कारण क्या है, एज, क्योंकि, ये कंजंक्शन है। द फाइबर ऑफ चॉइस इन द 1990, अच्छा एज यहाँ पे के रूप में है, ये आपका कंजंक्शन नहीं है, ये आपका काम करेगा प्रेपोजिशन के रूप में ही। किस रूप में, मतलब कॉटन जो कि 1990 के दशक में फाइबर ऑफ चॉइस हुआ करता था, ऐसा फाइबर जो लोग पसंद करते थे, आज मैन मेड फाइबर है वो पसंद करते हैं। सिंस वॉल्टिंग इट्स शेयर, वॉल्ट का मतलब होता है कोई चीज़ प्राप्त करना, और एक लीप के द्वारा, एक उछाल से, एक जंप लगा के प्राप्त करना, उसको वोल्ट बोलते हैं। अब ये देखो, उस समय से लेकर 1990 के दशक से लेकर अगर आप बात करें तो इसने अपने शेयर को वर्ल्ड वाइड बढ़ाया है ना, वोल्ट किया है, जंप लगा के इसने अपना हिस्सेदारी जो बढ़ाई है। टेक्सटाइल कंजम्पशन का मतलब जो भी उपभोग होता है टेक्सटाइल का, वस्त्रों का, और कहाँ तक चला गया है, अबाउट 75%, 75% तक इसका शेयर, मतलब MMF का मैन मेड फाइबर है, उसका शेयर 75% तक चला गया है। फिर देखिए, एक जो लगातार जो ये बदलाव आ रहा है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में और फैशन ट्रेंड्स में, इस बदलाव ने देखा कि MMF ने कॉटन जो कि एक फाइबर ऑफ चॉइस हुआ करता था, तो फाइबर ऑफ चॉइस में MMF आगे निकल गया है कॉटन की जगह, ठीक है। और उस समय से लेकर इसने अपना शेयर, जो हिस्सेदारी है पूरे विश्व भर के टेक्सटाइल कंजम्पशन में, वो बढ़ाई है कितनी, लगभग 75% बढ़ा दी है। इंडियाज टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स, भारत का जो टेक्सटाइल क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स हैं, भी टेक्सटाइल क्लोथिंग बताया था मैंने, दोनों में अंतर क्या है, इनका जो निर्यात है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हैव कंटिन्यूड, अभी एक्सपोर्ट्स प्लूरल है इस कारण से हैव दे रखा है, ये जारी रहा है टू रिमेन डोमिनेटेड, किस में जारी रहा है, डोमिनेट रहना, रिमेन बना रहा, डोमिनेट मतलब इस पर हावी रही कोई चीज़, कौन सी चीज़ हावी रही, कॉटन एंड अदर नेचुरल फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो किससे, कॉटन से, और बाकी अन्य जो नेचुरल फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनसे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग बात कर रहे हैं, अब कह रहा है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है इस क्षेत्र में उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि भाई इंडिया का जो टेक्सटाइल और क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स है ना, दूसरी तरफ, ये एक तरफ तो ये बात कर ली इसने, अब ये बिल्कुल विरोधाभासी बात कर रहा है कि इसमें जो निर्यात है इन चीज़ों का, टेक्सटाइल का मतलब तो मशीन या इंसान के हाथ से बने कोई भी कपड़ा, क्लोथिंग का मतलब विशेष अवसर के लिए बनाया गया कपड़ा, तो इनका जो निर्यात है दूसरी तरफ वो लगातार बना रहा है डोमिनेटेड, मतलब इस पर किसका प्रभाव रहा है, निर्यात अधिक किसका रहा है, निर्यात अधिक रहा है कॉटन और अदर नेचुरल फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स का, कॉटन से बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका, और नेचुरल फाइबर बेस्ड, एक तो मैन मेड फाइबर है, एक नेचुरल है जो प्राकृतिक रेशों से बना प्रोडक्ट है, उसकी ज़्यादा भूमिका रही है। कैसे, इसमें MMF जो है उसने कंट्रीब्यूट किया है कितना, 30% से भी कम। एक्सपोर्ट जो हुआ है माल, उसमें MMF जो है मैन मेड फाइबर है, उसका कंट्रीब्यूशन 30% से भी कम रहा है, लेस डिग्री कंपैरेटिव है, इसलिए देन का प्रयोग है। और ये 30% किसका निकाला है इसने, ये निकाला है कंट्रीज $35.6 बिलियन इन ओवरऑल सेक्टरल एक्सपोर्ट्स इन 17-18, 17-18 के आंकड़े हैं। 17-18 में ओवरऑल कुल मिलाकर, सेक्टरल मतलब एक सेक्टर विशेष से संबंधित, सेक्टरल जो है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जिन शब्दों के एंड में AL होता है, जैसे कम्युनल होता है ना, ट्रेडिशनल होता है, नेशनल होता है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। तो जो सेक्टरल एक्सपोर्ट्स हैं, जो कुल मिला के सेक्टर विशेष का जो एक्सपोर्ट है, उसमें $35.6 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ 17-18 में, और उसमें 30% से भी कम हिस्सेदारी किसकी रही, MMF की, ठीक है।
एंड एमएमएफ शेयर रिमेन रिलेटिवली अनचेंज्ड। अब कह रहा है एमएमएफ की जो हिस्सेदारी है वो बनी रही रिलेटिव तुलनात्मक रूप से, ये इसका मतलब कंपैरेटिवली है। एक बात जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में प्रश्न आता है इसका, अगर कंपैरेटिवली या रिलेटिवली दे रखा है आपको तो डिग्री पॉजिटिव आएगी इसके बाद में, ठीक है। तो ये अपरिवर्तित रही, अनचेंज्ड रही इन द लास्ट फिस्कल, पिछले वित्त वर्ष में, फिस्कल का मतलब वित्त वर्ष, एज वेल व्हेन द सेक्टोरल एक्सपोर्ट्स वर अबाउट $33 बिलियन। अब पिछले वित्त वर्ष में कितना था निर्यात, इतना $1 बिलियन का था, और इसमें भी स्थिति कैसी रही, 17-18 की जैसी रही, कुछ बदलाव आया नहीं, ठीक है भाई। तो क्या कहना चाह रहा है, फिर समझना कि भाई एमएमएफ का जो शेयर है वो तुलनात्मक रूप से अपरिवर्तित रहा पिछले वित्त वर्ष में भी, एज वेल यहाँ पे टू का मीनिंग देगा, ठीक है। तो पिछले वित्त वर्ष में भी ये बिल्कुल अनचेंज रहा। जब किसकी बात कर रहा है, पिछले वित्त वर्ष की, जब इस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट था वो कितना था, $33 बिलियन था। आगे देखो, वाइल पॉलिसी मेकर्स हैव बीन कॉग्निजेंट ऑफ का मतलब है अवेयर ऑफ, इसकी जगह चाहे तो आप अवेयर ऑफ लिख सकते हो, इसकी जगह आप कॉन्शियस ऑफ भी लिख सकते हो, है ना, सजग होना, जानकारी होना। तो वाइल से स्टार्ट है तो दो क्लोज हैं यहाँ पे। पहला क्लोज में क्या कह रहा है कि जहाँ पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो ऐसे रहे हैं, क्या रहे हैं, सचेत रहे हैं, किस बारे में, द नीड, इनको पता है कि आवश्यकता है, टू बोस्टर सपोर्ट, किसकी आवश्यकता है, सपोर्ट को बोस्टर करने की। बोस्टर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, स्ट्रेंथन, ठीक है। इनको पता है कि भी सपोर्ट करने की जरूरत है, सपोर्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, किसके, एमएमएफ के सेगमेंट को, ठीक है। जो मैन मेड फाइबर है इस भाग में थोड़ा सपोर्ट को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है, ये पता है पॉलिसी मेकर्स को। दूसरा क्लॉज देखो, द टास्क ऑफ क्राफ्टिंग ए मीनिंगफुल इनिशिएटिव, जो काम है किसका, क्राफ्ट करने, क्राफ्ट मतलब बनाना, क्या बनाना है, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, इनिशिएटिव मतलब पहल। अब जो ये काम है कि आप ऐसी पहल करो जो अर्थपूर्ण हो, जिसका कोई सेंस निकले, दैट वुड एंजेंडर, और वो पहल, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये इसके लिए आ रहा है, ऐसी पहल, ऐसा इनिशिएटिव जो क्या करेगा, वो एंजेंडर करेगा। एंजेंडर क्या होता है, एंजेंडर का मतलब होता है कोज या फिर गिव राइज टू, कोज या गिव राइज टू मतलब कारण बनेगा, किसका कारण बनेगा, एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट निवेश, और निवेश कैसा, बढ़ा हुआ, इससे क्या होगा, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन कैपेसिटी क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगा, क्षमता निर्माण के लिए, ताकि कैपेसिटी बढ़े और अधिक इसका क्या करें, इसको प्रोडक्शन हो। लीडिंग टू, लीड टू का मतलब रिजल्ट निकलना, रिजल्ट क्या निकलेगा, इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स, अगर आपने कैपेसिटी बढ़ा ली तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। अब ये हैज़ बीन दे रखा है आपको इस टास्क के लिए, ये जो टास्क है हैज़ बीन अ वाइल इन कमिंग, अ वाइल का मतलब थोड़ा समय, इन कमिंग मतलब आने में, मतलब इस टास्क को आने में थोड़ा समय लग रहा है, अभी तक आया नहीं है, मतलब ये फिर समझिएगा। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो हमने पढ़ लिया यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो कह रहा है कि यद्यपि पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको पता है कि एमएमएफ सेगमेंट को सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। वहीं जो टास्क है कि मीनिंगफुल इनिशिएटिव को बनाया जाए, कोई अर्थपूर्ण एक नई पहल की जाए, जिससे ये होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कैपेसिटी क्रिएशन के लिए, और कैपेसिटी क्रिएशन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो टास्क है ना क्राफ्ट करने का मीनिंगफुल इनिशिएटिव को, ये रहा है, हैज़ बीन रहा है, अ वाइल इन कमिंग, अ वाइल इन कमिंग थोड़ा समय लगा है इसको आने में, ठीक है, मतलब इनिशिएटिव लेने थोड़ा समय लगा है, लेट हुई है। वेंसडेज डिसीजन ऑन द फोकस्ड पीएलआई स्कीम, तो बुधवार का जो निर्णय है किस पर निर्णय लिया गया था, ये फोकस्ड पीएलआई स्कीम, फोकस्ड मतलब जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये तो उसकी बात कर रहे हैं। भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, इसको लेकर जो ये बुधवार का डिसीजन लिया गया था, विद अ बजटेड आउटले ऑफ 10,683 करोड़, जिसका बजट में खर्चा बताया गया था कि भाई इसके लिए खर्चा कितना किया जाएगा, 10,863, आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर है, स्पेंडिंग है। तो ये जो डिसीजन है, अभी इसकी वर्ब इज है, द सेकेंड टाइम इन 11 मंथ्स, ये 11 महीनों में दूसरी बार हुआ है, दैट द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड, कि मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, व्हाट इज ब्रॉडली द सेम प्लान, किस चीज़ को, उस योजना को जो कि वही योजना है, सेम योजना है, विद द गवर्नमेंट यूजिंग द इंटरवीनिंग पीरियड, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इस चीज़ के साथ कि गवर्नमेंट जो है
वो इंटरवीनिंग पीरियड, इंटरवीन का हस्तक्षेप होता है, ठीक है, इंटरवीन का मतलब इंटरफेयर करना होता है, हस्तक्षेप करना होता है। तो विद प्रेपोजिशन लग गया तो इसलिए इसने आईएनजी लगा दिया। तो गवर्नमेंट यूज कर रही है क्या चीज, इंटरवीनिंग पीरियड का, उस समय काल का जिसमें वो इंटरवीन कर सके। टू इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का मतलब इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है। अमेंडमेंट्स का मतलब संशोधन है, और संशोधन का मतलब चेंज होता है, बदलाव होता है। तो संशोधन जिस किसी में भी हो उसके लिए टू लगता है। संशोधन किस में, इंसेंटिव स्ट्रक्चर में, बेस्ड ऑन इंडस्ट्री फीडबैक। इंसेंटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि किसको कितना इंसेंटिव मिलेगा, ये स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन का मतलब आधारित है। इंडस्ट्री फीडबैक का मतलब ये इंडस्ट्री के फीडबैक पर। इंडस्ट्री कौन सी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात है। फिर समझिए, यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं वेंसडे डिसीजन को। तो बुधवार का जो निर्णय है इस पीएलआई स्कीम को लेकर, इसमें ये कहा गया कि भाई इसके अंदर बजट में इतना खर्चा किया जाएगा इस पीएलआई स्कीम 10,683 करोड़ का। तो ये जो डिसीजन है ये दूसरी बार आया है 11 महीनों में कि कैबिनेट जो है उसने सेम प्लान, मतलब ब्रॉडली, मतलब मोटा मोटी तौर पर सेम योजना अप्रूव की है, ठीक है। अब कैबिनेट, बुधवार का डिसीजन है उसकी वर्ब तो इज है, कैबिनेट की वर्ब है हैज अप्रूव्ड है, वॉट की वर्ब इज है, ठीक है। आउटले का मतलब खर्चा है। आगे कह रहा है कि भाई विद द गवर्नमेंट यूजिंग द इंटरवीनिंग पीरियड, गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीनिंग पीरियड का प्रयोग कर रही है। किस लिए, इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब, एक तो इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप। अब यहां पे इंटरवीनिंग का मतलब यूं मान सकते हो कि दो काम हो रहे हैं, तो मतलब एक काम आपको करना है, उसमें लगने वाला समय है वो इंटरवीनिंग पीरियड है, ठीक है। तो इस दौरान जो समय मिल रहा है गवर्नमेंट को, उसका उपयोग गवर्नमेंट कर रही है किस लिए, अमेंडमेंट्स लाने के लिए। अमेंडमेंट्स किस में लाना चाहती है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर में। और वो किस पर आधारित होगा, वो इंडस्ट्री के फीडबैक पर आधारित होगा। इनकॉर्पोरेट का शामिल करना होता है। The aim of the scheme is to specifically focus investment attention on 40 MMF apparel product lines. एम, लक्ष्य किसका, इस स्कीम का। स्कीम कौन सी, पीएलआई वाली। इसका लक्ष्य क्या है, वो ये है, स्पेसिफिकली, विशेष रूप से, एडवर्ब है, फोकस इन्वेस्टमेंट अटेंशन, कि भाई इन्वेस्टमेंट अटेंशन, जो निवेश संबंधी अटेंशन है, वो फोकस करें किस पर, 40 MMF अपैरल प्रोडक्ट लाइंस, 40 MMF मैन मेड फाइबर, अपैरल बताया मैंने आपको, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बनने वाले कपड़े। तो कह रहा है कि जो लक्ष्य है ना, किस चीज़ का लक्ष्य, इस स्कीम का। स्कीम के पहले द लग रखा है क्योंकि पता लग गया कि स्कीम कौन सी है। तो जो लक्ष्य है स्कीम का वो ये है कि विशेष रूप से फोकस किया जाए इन्वेस्टमेंट अटेंशन को 40 MMF अपैरल प्रोडक्ट लाइंस। लाइंस का मतलब अब कैटेगरी मान लो, ठीक है। 14 MMF फैब्रिक लाइंस इस पर, और 10 सेगमेंट्स, सेगमेंट्स का मतलब खंड या भाग, और प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अब यहां पे लक्ष्य ये रखा गया इस स्कीम का कि विशेष रूप से फोकस करें, इन्वेस्टमेंट किस किस भाग पर हो, इन्वेस्टमेंट इन भागों पर हो। 40 तो ये कैटेगरी है, 14 फैब्रिक लाइंस वाली है, 10 सेगमेंट्स तो प्रोडक्ट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल है। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है मैंने समझा दिया आपको। दीज 64 आइटम्स, जोड़ लो इनको, ये 40, 14, 10, 64 हो गए, 64 हो गए। तो ये जो 64 आइटम्स है ना, हैव बीन चोजन, इनको चूज किया गया है, इनको चुना गया है, पैसिव वॉइस से बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब के कारण, ड्यू टू, किस कारण चुना गया है, बीइंग अमंग द टॉप ट्रेडेड लाइंस। अब एक बात तो देखो यहां पे ये है कि ऑन अकाउंट ऑफ लग रहा है तो आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो इन 64 आइटम्स को चुना क्यों गया है, कारण ये है कि ये टॉप ट्रेडेड लाइंस में शुमार है, मतलब सबसे ज्यादा व्यापार इन्हीं का होता है, ठीक है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी इसी पे करो। इन द ग्लोबल मार्केट, वैश्विक बाजार में, एज वेल एज इंडिया, भारत में भी ऐसा ही है, हैविंग लेस देन a 5% शेयर इन ईच ऑफ देम, ठीक है। और कह रहा है कि भाई इसमें ईच ऑफ देम, इनमें से हर एक का शेयर जो है वो 5% है ना। देम किसके लिए आ रहा है, इन 64 आइटम्स के लिए आ रहा है। इनमें से जो शेयर है भारत का, प्रत्येक में 5% तक का शेयर है। फिर समझना, ये 64 आइटम्स को चुना गया है क्यों, क्योंकि ये टॉप ट्रेडेड लाइंस में शुमार हैं, सबसे ज्यादा व्यापार इन्हीं का होता है ग्लोबल मार्केट में, एज वेल एज इंडिया हैविंग लेस देन a 5% शेयर इन ईच ऑफ देम, और भारत का शेयर जो है प्रत्येक में वो कितना है, 5% है। द इंक्लूजन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, समझ लो क्या होता है ये देखो इकोनॉमिक, कोई भी इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलती है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खरीदता है सॉल्ट या सुगर, ठीक है। बेकरी है, मान लो कोई बेकर है,
बेकर समझते हो ना, बिस्किट बनाता है, ब्रेड बनाता है ये। तो उसने सॉल्ट या शुगर खरीदा, तो बेकर ने खरीदा ये किस लिए, ताकि बिस्किट बन सकें, ताकि ब्रेड बन सके, क्योंकि उसको बिस्किट या ब्रेड बेचनी है अल्टीमेटली। तो बिस्किट या ब्रेड बेचने के लिए इसने बीच में यूज किया सॉल्ट या शुगर का, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मतलब इंटरमीडिएट का मतलब बिचौलिया होता है, मध्यस्थ होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जो कच्चा माल आप लगाते हैं, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब इंक्लूड करने का प्रोसेस, इंक्लूजन नाउन है किसका, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को भी शामिल करने का एट इंडस्ट्रीज रिक्वेस्ट, इंडस्ट्री कौन सी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इसके निवेदन पर इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसकी रिक्वेस्ट पर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को भी शामिल किया गया है। ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, तो ये दिखाता है ना, रिफ्लेक्ट मैन वर्ब है, इससे पहले ऑल्सो लगा है, मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है क्या, द गवर्नमेंट्स कीननेस, कीननेस का मतलब है ईगरनेस, तो ये दिखाता है गवर्नमेंट की उत्सुकता किस चीज में, टू इंश्योर द स्कीम, अल्टीमेटली टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, द स्कीम अल्टीमेटली डिलीवर्स ऑन, कि ये जो स्कीम है कौन सी, PLI स्कीम, अल्टीमेटली अंततः, डिलीवर ऑन का मतलब होता है जो एक्सपेक्ट किया गया है वो पूरा करना, या जो प्रॉमिस किया गया है वो वादा पूरा करना। तो ये स्कीम जो है वो डिलीवर करे ब्रॉडर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, मतलब बड़े स्तर पर जिस चीज को लेकर आपने पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, लक्ष्य थे, वो सारे पूरे करे। ठीक है, तो इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट पर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को भी शामिल किया गया है, वो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट उत्सुक है किस चीज के लिए, इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। क्या सुनिश्चित करने के लिए, जो PLI स्कीम है वो अंततः पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो हैं बड़े स्तर पर, उन सभी को पूरा करे। द इंसेंटिव्स हैव बीन कैटेगराइज्ड, अब इंसेंटिव्स को क्या किया, कैटेगरी में बांट दिया गया है, पैसिव वॉइस से बीन के साथ थर्ड फॉर्म, टू इन्वेस्टमेंट लेवल्स, और कितना बांटा गया है, 2 निवेश के स्तरों में। ठीक है, तो ये जो इंसेंटिव्स हैं भाई, कितना इंसेंटिव किसी इंडस्ट्री को मिलेगा, उसको 2 स्तर में बांट दिया गया है। कैटेगराइज में इनटू लगेगा, कैटेगराइज कितने पार्ट्स में आपने किया है उसके लिए, क्लासीफाई होता है उसमें भी इनटू आता है, कैटेगराइज में भी इनटू आता है। अब देखो कैसे कैसे है, फर्म्स इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 300 करोड़ इनटू प्लांट, कि ऐसी कंपनीज जो कम से कम 300 करोड़ रुपए लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है किसमें, प्लांट में। प्लांट का मतलब जो भी उद्योग लगाने के लिए है ना, वो प्लांट है, पौधा नहीं है, ये उद्योग है। तो ऐसी कंपनियां जो प्लांट लगाने में 300 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, एंड मशीनरी, और मशीनें लगाने में ओवर 2 ईयर्स, 2 साल के दौरान, ये ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, फॉर मेकिंग ए स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, किसके लिए, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, एक विशेष उत्पाद, प्रोडक्ट। वुड नीड, वुड यहाँ पे फर्म्स के लिए है, उन फर्म्स को आवश्यकता पड़ेगी टू हिट अ मिनिमम टर्नओवर ऑफ 600 करोड़, कि वो कम से कम इतना टर्नओवर तो प्राप्त करें 600 करोड़ रुपए का, बिफोर बिकमिंग एलिजिबल, किस लिए, एलिजिबल बनने से पहले, योग्य होने से पहले, किसके लिए, टू रिसीव द इंसेंटिव ओवर ए 5 ईयर पीरियड। ठीक है, कि अगर इनको इंसेंटिव चाहिए 5 साल के पीरियड के दौरान, तो उसके लिए इनको 600 करोड़ टर्नओवर तो प्राप्त करना पड़ेगा। दूसरा लेवल क्या है, 2 कैटेगरी थी ना, सेकेंड लेवल पे क्या है, अगर 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है विद ए प्री सेट मिनिमम टर्नओवर ऑफ 200 करोड़, और इसमें पहले से निर्धारित है कि 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर तो आपको दिखाना पड़ेगा। भी जस्ट डबल कह रहे हैं ये, 300 करोड़ लगाए तो 600 करोड़ का दिखाओ, 100 करोड़ लगाए 200 करोड़ का दिखाओ। वुड इनेबल क्वालिफिकेशन फॉर द इंसेंटिव, क्वालिफिकेशन मतलब ये क्वालिफाई करेगा, इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा इंसेंटिव के लिए। तो 2 कैटेगरी बनाई है इन्वेस्टमेंट स्कीम में, कि जो 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है कोई कंपनी, उसको मिनिमम 600 करोड़ का टर्नओवर दिखाना पड़ेगा इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए। और अगर कोई 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है कंपनी, तो उसको 200 करोड़ रुपए का दिखाना पड़ेगा टर्नओवर इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है ऊपरी तौर पर, अपेरेंटली, ऑस्टेंसिबली, लिख लीजिएगा, अपेरेंटली या फिर ऑस्टेंसिबली, ये 2 मीनिंग होते हैं इसके। ठीक है, मतलब 2 एक जैसे ही, सिनोनिम में, ऊपरी तौर पर देखने पर। तो अगर ऊपरी तौर पर देखें तो द स्कीम अपीयर्स डिजाइंड, कि ये स्कीम जो है ऐसा लगता है डिजाइंड विद ए फेयर डील ऑफ थॉट, कि ये डिजाइन की गई है अच्छी सोच के साथ। डील ऑफ का मतलब तो एक मात्रा को बताता है, थॉट मतलब सोच होती है, फेयर का मतलब जस्ट,
इम्पार्शियल, जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो ऊपरी तौर पर अगर देखें तो ये स्कीम है वो ऐसा लगता है कि बढ़िया सोच के साथ डिजाइन की गई है, बट इट्स ऑपरेशनल सक्सेस, लेकिन इसकी ऑपरेशनल सक्सेस जो है किसकी, इस स्कीम की। ऑपरेशनल सक्सेस का मतलब क्या है कि भाई आपने किस तरीके, मतलब ये स्कीम किस तरीके से काम करेगी, है ना। अभी तक आपकी योजनाओं में है, अभी ये काम करेगी कैसे, ये ऑपरेशन कैसे, मतलब ऑपरेशन में कैसे लेके आओगे। सक्सेस नाउन है, ऑपरेशनल एडजेक्टिव है। तो ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि स्कीम जो है अच्छी सोच के साथ डिजाइन की गई है, लेकिन इसकी ऑपरेशनल सफलता जो है वो डिपेंड करती है, संभावना है उसकी कि वो डिपेंड करेगी कि कैसे जो नए उद्योगपति हैं, नए व्यवसायी हैं, और जो वर्तमान में जो कंपनीज है, एग्जिस्टिंग का मतलब करंट, जो वर्तमान में अस्तित्व में है, वो कंपनी जो है कैसे वो वे करती हैं, कैसे वो कंसीडर करती हैं द रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन, इस समीकरण को, स्पेशली एट ए टाइम, विशेष करके ऐसे समय में, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम है, द पेंडेमिक स्पर्ड अनसर्टेनिटी, पेंडेमिक वैश्विक महामारी, स्पर्ड का मतलब प्रेरित, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, एक ऐसे समय में जिसमें इस पेंडेमिक ने अनिश्चितता का दौर ला के रखा है, हैज ऑलरेडी मेड प्राइवेट बिजनेसेस, इस अनसर्टेनिटी ने पहले से ही जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, निजी व्यवसाय हैं, उनको क्या कर दिया है, लियरी कर दिया है। लियरी का मतलब कोशस, बहुत ही सावधान कर दिया है, वेरी कर, सतर्क कर दिया है। किस लिए, ऑफ मेकिंग फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि अब ये सोच समझकर या बहुत ही चौकन्ने होकर, बहुत सावधान होकर कदम उठा रहे हैं, वो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, फ्रेश का मतलब नया, न्यू, कैपिटल मतलब पूंजी, एक्सपेंडिचर खर्चा, कोई नया पूंजी का खर्चा नहीं करना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि पेंडेमिक ने इनको डरा दिया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी बातें इसमें दे रखी थी आपको, और लास्ट में तो वही चीज़ें थी, वो सेंटेंसेस से जो ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है भाई, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब मंडे को, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल, तो मंडे को ठीक शाम 5 बजे मुलाकात होगी। आप जरूर से टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए वहाँ आपको इस संडे को 12 सितंबर को और भी एक्साइटिंग फीचर्स लाइफ एक्सप्रेस द संडे बुलेटिन में मिलने वाले हैं, और जरूर से शेयर कीजिएगा उस न्यूज़पेपर को भी, ताकि मैं उसमें और पेजेस ऐड कर सकूं और कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू ऑन मंडे at 5 PM. Till then, goodbye.